मेरे प्यारे बच्चों क्लास 11th के वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल, सब बढ़िया। देखो, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो ग्रेविटी सर्कल पर आपको फॉर द फर्स्ट टाइम मिल रहा है, ठीक है। अब जो मैंने पिछले बार का जो सिलेबस अपलोड किया था वो एनसीईआरटी बेस्ड था, यानी कि स्कूलिंग लेवल के लिए बेस्ड था। लेकिन इस साल क्योंकि मैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके पढ़ा रहा हूं, तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा रहा हूं मैं, ये ऐसा पढ़ा रहा हूं कि बच्चों को हर साल काम में आ जाए, मतलब जेईई नीट लेवल के लिए काम में आ जाए। तो गाइस, अभी तक ग्रेविटी सर्कल पर थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, आपने सिस्टम सराउंडिंग वगैरह पढ़ा, देन आपने थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी को जाना, आपने इंथैल्पी को जाना, आपने वर्क को जाना, आपने हीट को जाना, आपने हीट कैपेसिटी को जाना। हम लोगों ने ये देखा कि अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो रिवर्सिबल कंडीशन में उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, इरिवर्सिबल कंडीशन में क्या बनेगी, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या बनेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या बनेगी, प्रेशर वेरिएबल होगा तो क्या बनेगी। तो इतनी सारी हम लोग बात करके आए। अब यहां पर आज के वीडियो में एक लास्ट ब्रह्मास्त्र सिखाने वाला हूं आप लोगों को। मैं कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं थर्मोडायनेमिकल चेंजेस के। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आज का जो वीडियो है ये ब्रह्मास्त्र वीडियो है, कैलकुलेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिकल चेंजेस। दैट मींस यहां पर हम लोग एक समरी बना रहे हैं थर्मोडायनेमिकल चेंजेस, यानी आज तक आप लोगों ने जितनी चीज पढ़ी हम उसकी एक समरी बनाएंगे और उसके बाद कुछ और कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे जो अगर आपने पढ़ लिए उसके बाद कसम से मजा आ जाएगा। तो इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में मैं पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल्स के लिए रखूंगा। हम पूरे लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मैं थर्मोडायनेमिक्स और आयोनिक इक्विलिब्रियम ये दो चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। इनको पढ़ाने में समय लूंगा, नो डाउट महीना डेढ़ महीना भी लग सकता है। लेकिन उसके बाद फिर आपका रेडॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो फटाफट हो जाएगी, वो हम एक महीने में दो चैप्टर निपटा सकते हैं क्योंकि वो बहुत इजी है। लेकिन इन चीजों को हम समय देंगे, ठीक है। तो आई नीड पेशेंस फ्रॉम योर साइड, पेशेंस मांगता है अपुन, ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में ध्यान से सारी बातें पढ़ना। अगर अभी तक वर्क, हीट कैपेसिटी, सीपी बाय सीवी रेशो, सीपी प्लस सीवी इज इक्वल टू आर या सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, वर्क डन इन अलग अलग कंडीशंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू वाला फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर नहीं पढ़ा है तो पिछले सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। अगर थर्मोडायनेमिक्स का मास्टर बनना है तो पिछले सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, उसके बाद ये वीडियो समझ में आएगा और उसके बाद आपको आगे जो थर्मोडायनेमिक्स आने वाला है वो लल्लू आने वाला है, वो चोमू आने वाला है, ठीक है। तो आज बस इतना एक बार देख लो, इतना एक बार फोकस कर लो, फिर थर्मोडायनेमिक्स आसान है, थियोरेटिकल हो जाएगा, केमिस्ट्री के हिसाब से हो जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक बार आज के क्लास के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो ये कैलकुलेशन किस पर है, समझना बात को। कोई भी एक आइडियल गैस, ठीक है मेरे लाडले बच्चों, आपके पास में अगर कोई भी एक आइडियल गैस अगर वो एक्सपैंड करती है, अगर वो एक्सपैंड करती है या अगर वो कंप्रेस होती है, आई रिपीट, आपकी कोई भी आइडियल गैस अगर एक्सपैंड करती है और अगर वो कंप्रेस करती है तो डेफिनेटली इस प्रोसेस के अंदर देयर आर सम थर्मोडायनेमिकल चेंजेस गोइंग ऑन, यानी कुछ थर्मोडायनेमिकल चेंजेस यहां पर होंगे। देयर आर सम थर्मोडायनेमिकल चेंजेस, और वो थर्मोडायनेमिकल चेंजेस कौन से होंगे? लाइक भाई कितनी हीट कैपेसिटी, या कितना उसने हीट अब्सॉर्ब करा, या कितना उसने हीट रिलीज करा, उसने कितना वर्क डन करा, देन उसके इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आया,
उसके इंथैल्पी में क्या चेंज आया, एक्सेट्रा। ये सब चीजों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इस आइडियल गैस को हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहां पर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, मतलब कौन सी कंडीशन ले ली आपने, आइसोबैरिक कंडीशन ले ली। आपने यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, यानी आपने यहां पर आइसोकोरिक कंडीशंस ले ली। अगर आपने यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, आइसोथर्मल कंडीशंस ले ली। तो इन सब कंडीशंस के अंदर अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक कंडीशन के अंदर आपकी आइडियल गैस एक्सपांड हुई या कंप्रेस हुई, कुछ भी हुआ इन दोनों में से, आइडियल गैस कंप्रेस हुई या एक्सपैंड हुई, कौन सी कंडीशन में, आइसोबैरिक कंडीशन में। तो उसके लिए Q क्या होगा, W क्या होगा, डेल्टा U क्या होगा, डेल्टा H क्या होगा, हम ये देखेंगे। अच्छा, ये चीज करते वक्त जैसे हम लोग आइसोबैरिक कंडीशन के अंदर कई बार देखते हैं कि चीज रिवर्सिबल होती है या कई बार चीज इरिवर्सिबल होती है, हम लोग सब जानते हैं, हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कौन सी कंडीशन में एक्सपांशन हुआ, क्या एक्सपांशन रिवर्सिबल हुआ, यानी एक आइडियल गैस ए से एक्सपांड करके बी गई और वापस से वो कंप्रेस होकर ए पर आ गई। तो क्या इस टाइप का हो रहा है या वो इरिवर्सिबल टाइप का हो रहा है कि गैस ए से बी हो गई एक्सपैंड और अब वापस नहीं आई, या कंप्रेस हो गई और वापस नहीं आई। तो इतनी सारी अलग अलग कंडीशंस में हम एक बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे। कई बार आपको लगेगा कि सर ये तो सिखा चुके हो, तो आप लोगों के लिए पहले से ही वेरी गुड। अगर आपको चीज दिख जाती है और आपको लगता है कि सर ये तो पढ़ा चुके हो, दैट मीन्स वेरी गुड, आपको आ गया है। और जो चीजें नहीं पढ़ी है, जो हीट कैपेसिटी वगैरह में जो चीज नहीं पढ़ी है, वो आज पढ़ लेंगे और इसके बाद तुड़ुक तुड़ुक और तारा डांस करेंगे। इतना नोट करना हो तो जल्दी से नोट कर लो, इतना नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। हम यहां पर बस एक ही बात लेकर चलेंगे, आइडियल गैस। हमारा जो मेजर सोच होगी, हमारा जो मेजर तरीका होगा चीजों को सॉल्व करने का, वो क्या होगा, आइडियल गैस को ध्यान में रख के होगा। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन। भाई यहां पर सिर्फ उल्टा हो जाएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। वैसे तो आप लोगों को आता है, कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप लोग सीख लो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन। नाउ गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल? आइसोथर्मल का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर यहां पर क्या है, जीरो है। चेंज इन टेम्परेचर यहां पर क्या है, जीरो है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सब जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी गैस की, अगर आपको इंटरनल एनर्जी यू निकालनी है तो क्या होती है इंटरनल एनर्जी? एक गैस के अंदर जितनी टाइप की एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, अट्रैक्शन एनर्जी, रिपल्शन एनर्जी, यानी जितने टाइप की एनर्जीज हैं उन सब का सम कर दो। यानी ये एक प्रकार की कैसी प्रॉपर्टी हो गई, ये एक प्रकार का स्टेट फंक्शन हो गया जिसको हम लोग सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इंटरनल एनर्जी हो गई। तो फॉर आइडियल गैस, एक बात हमेशा दिमाग में रखना, अगर आपके पास में आइडियल गैस है तो जो इंटरनल एनर्जी है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। भाई मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको सिखाया भी है कि अगर आप लोगों को किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में क्या बदलाव आया है, यानी प्रोसेस शुरू होने के पहले उसकी क्या इंटरनल एनर्जी थी और प्रोसेस खत्म होने के बाद उसकी क्या इंटरनल एनर्जी है, इन दोनों में जो चेंज आया, यानी इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया, वो कैसे पता लगाओगे आप लोग? टेम्परेचर में क्या बदलाव आया।
मतलब अगर इनिशियली उस सब्सटेंस का या सिस्टम का टेम्परेचर अलग है और फाइनल टेम्परेचर अलग है, मतलब टेम्परेचर बदला मतलब इंटरनल एनर्जी बदली। कॉन्सेप्ट दिमाग में गया? ठीक है, तो भाई बात क्लियर हो गई। जब आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सो देयरफॉर व्हेन डेल्टा टी इज 0, डेल्टा यू विल ऑल्सो बिकम 0, क्योंकि आपका इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में गया? चलो, तो आपको एक चीज पता चल गई, टेम्परेचर 0 है तो आपका डेल्टा यू क्या हो गया? 0। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? डेल्टा यू आपका यहां पर क्या हो गया? 0 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो, कुछ कुछ किताबों में डी यू भी लिखा हुआ होता है, तो डी यू स्मॉल चेंजेस के लिए होगा। जब स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर देखोगे तो ये भी होगा। आगे चलते हैं, क्या हम लोग ये इक्वेशन को पहचानते हैं? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या हम इस इक्वेशन को जानते हैं? हाँ सर, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि यहां पर स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं तो सर ये इक्वेशन फॉलो हो जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। स्मॉल चेंजेस के लिए ये फॉलो करेंगे। अब आप देख रहे हो जब टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं हो रहा, व्हेन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा यू भी 0 होता है। तो डेल्टा यू हो गया 0 बिकॉज डेल्टा टी हटा दो, डी टी लिख दो, तो डी टी इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा यू इज ऑल्सो 0, इट इज क्यू प्लस डब्ल्यू, सो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और माइनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब इस चीज से क्या पता लगाएंगे? देखो प्यारे बच्चों, माइनस का मतलब थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में लॉस, माइनस का मतलब थर्मोडायनेमिक की भाषा में लॉस, और प्लस का मतलब थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में गेन। क्या ये याद रख पाओगे प्लीज? क्या ये याद रख पाओगे? क्या बोला मैंने? थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में माइनस का मतलब लॉस और प्लस का मतलब गेन। तो अगर यहां पर हीट के आगे प्लस साइन है, तो अगर आपकी आइडियल गैस, हम लोग आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी आइडियल गैस हीट गेन करती है तो वर्क डन लॉस होगा। अब वर्क डन लॉस मतलब गैस के द्वारा वर्क किया जाएगा, गैस वर्क करेगी। जब वो वर्क करेगी तो नेगेटिव साइन आएगा, तो क्या होगा? वर्क डन, क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए? वर्क डन बाय द सिस्टम। आई गेस बहुत इजी है। सिमिलरली अगर हीट के ऊपर माइनस साइन है मतलब हीट लॉस हो रही है, मतलब वर्क डन के ऊपर प्लस चार्ज है मतलब वर्क फायदे में है, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम के ऊपर, यानी आइडियल गैस के ऊपर वर्क किया जा रहा है। आपकी आइडियल गैस के ऊपर वर्क किया था। यहां पर हम लोग बीइंग बनिया, हम लोग यहां पर बनिए की तरह सोचेंगे कि अगर आप किसी को कूटे मार रहे हो, अगर आप किसी को एक चाटा मार रहे हो, तो जब उसको चाटा पड़ेगा तो बोलेगा आहा आज मेरे अकाउंट में एक चाटा आया, एक चाटा मुझे मिला, मैं लिखूंगा +1 चाटा। भले ही चाटे से उसको नुकसान हो रहा, उसको लग रही हो, तो वो क्या सोचेगा? इसने मेरे को, कोई अगर साइंटिफिक बनिया हुआ तो अगर उसको चाटा पड़ेगा तो क्या सोचेगा कि मृत्युंजय सर ने खाना खाया होगा, खाना खाने से उनको एनर्जी मिली होगी, फिर उनने मुझे चाटा मारा, तो जब चाटा मारा तो उनने ताकत लगाई होगी, ताकत मतलब एनर्जी, तो उनने जो एनर्जी से मुझे चाटा मारा तो चाटा मेरे गाल पे लगा, मतलब उनकी एनर्जी मेरे गाल में ट्रांसफर हो गई, वो मेरे गाल से मेरी बॉडी में ट्रांसफर हो गई, मेरी एनर्जी बढ़ गई, फायदा हो गया मेरा। तो जब आप किसी के ऊपर वर्क डन करोगे, तो मृत्युंजय सर ने चाटा मारा मतलब मृत्युंजय सर ने वर्क डन किया, किस पर? किसी पर भी, एक बनिए पर फट से उसको लपड़ मारा, तो बनिए के ऊपर वर्क डन किया किसने? मैंने। तो जिसके ऊपर वर्क करा उसका फायदा, उसको चाटा पड़ा उसको तो फायदा हुआ, तो प्लस साइन। समझ में आ गई बात आप लोगों को? जरा जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? इतना स्क्रीनशॉट ले लिया?
फिर हम एक और इक्वेशन की तरफ चलते हैं, आपने आई थिंक देखी होगी, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। मैंने आपको सिखाया था इंथैल्पी पता लगाने के लिए आप सिर्फ इंटरनल एनर्जी पर रिलाय नहीं कर सकते, आप लोगों को एक एक्स्ट्रा वर्क डन चाहिए होता है, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, यानी कि एक गैस को एक स्पेसिफिक प्रेशर पर और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम पर सेट करने के लिए जो वर्क किया जाता है, जो एनर्जी लगती है, वो यहां पर हमें लिखना होती है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं दैट डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी मल्टीप्लाई बाय पीवी। भाई ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग ये जानते हैं दैट फ्रॉम आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहां पर ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी दैट डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस एन आर डी टी। अब सर ये एन आर बाहर क्यों कर दिया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन क्लियर हुई आप लोगों को। इधर का जरा लिख लो, मैं थोड़ा सा रब करना चाहता हूं इस चीज को। माना मेरी राइटिंग बहुत सुंदर आ रही है आज, माना मेरी राइटिंग नहा धो के दिख रही है, पर हमको यहां पर थोड़ा सा हमको यहां पर देखना पड़ेगा चीज को। तो जरा देख लो, इसको रब कर दूं मैं। चलो, तो अब यहां पर आप मेरे प्यारे गुलगुलो बुलबुलो, उलेमू उलेमू जाना ना हो जहां वही जाता है, दिल उल्लू का पट्टा है, इधर देखेंगे। सो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस एन आर डी टी। अब भैया जब टेम्परेचर जीरो होता है, जब डी टी जीरो होता है, तो डी यू भी जीरो हो जाता है, क्योंकि हम लोग आइसोथर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, हम टेम्परेचर बदल ही नहीं रहे। तो ये हो गया जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, और डी यू भी जीरो, तो डी एच भी क्या हो गया, जीरो। आया। और Q क्या हो गया, Q माइनस डब्ल्यू के बराबर हो गया, और W माइनस Q के बराबर हो गया। आप ऐसा साइन कन्वेंशन चेंज कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी आइडियल कंडीशंस की बात, ये हो गई आपकी आइडियल कंडीशंस की बात। जब आपकी एक गैस, आइडियल गैस आइसोथर्मली एक्सपांड होती है या कंप्रेस होती है। एक्सपेंशन के वक्त वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सपेंशन के वक्त गैस बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर के ऊपर वर्क करेगी, उस पर एक दबाव क्रिएट करेगी, तभी तो एक्सपैंड करेगी। भाई गैस को एक्सपांड करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। वो जब तक एटमॉस्फेयर पर बाहर की तरफ एक प्रेशर नहीं लगाएगी, धक्का नहीं लगाएगी, वो एक्सपैंड नहीं कर सकती। तो वर्क डन जब नेगेटिव होगा तो उस समय हीट पॉजिटिव होगी, यानी जब ये वर्क करेगा ये हीट अब्सॉर्ब करेगा, मतलब गर्म होगी चीज। जब वर्क डन किया जाएगा तो जो सिस्टम का हीट है, गर्मी है सिस्टम में, वो बढ़ने लगेगी। अब क्योंकि यहां पर टेम्परेचर आपको चेंज नहीं करना है, आप मेरी बात समझो। अगर आपने किसी पर्सन को गर्म तवे पे बैठा दिया तो उसका बम जलने लगेगा, उसके अंदर शरीर में गर्मी बढ़ने लगेगी, तो उसका तो टेम्परेचर बदल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि टेम्परेचर नहीं बदले। तो अगर आप किसी को एक तरफ से उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो हीट रिलीज करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क करने के लिए उसको हीट की जरूरत होगी, इसलिए हीट अब्सॉर्ब, प्लस का मतलब अब्सॉर्ब, हीट गेन। और जब वर्क नेगेटिव पॉजिटिव होगा, यानी कोई सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा, तब तो उसको कुछ करना ही नहीं है, तब तो वो कंप्रेस होगा। तो यहां वाले केस में ये कंप्रेस होगा, और जब चीज कंप्रेस होगी तो हीट रिलीज हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट होगी वो रिलीज हो जाएगी, और ये एक्सपैंड करते वक्त आपको चीज दिखेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को वैसे तो मैं बहुत अच्छे से पहले ही सिखा चुका हूं, पर एक बार मैंने आपको वापस बता दिया, क्योंकि हम लोग आज के वीडियो का नाम है ब्रह्मास्त्र वीडियो। एक बार इसको अगर वापस से ध्यान से देख लिया तो मजा आ जाएगा। जरा इसको नोट करो जल्दी से। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। इनका क्या करना, इन जैसा मैं पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे का ऐसा एक अपनी कॉपी पे नोट कर लो, अपने नोट्स में नोट कर लो, और बस बड़ा मस्ती से इसको बार बार रिवाइज करते रहो, चकाचक काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों का, चकाचक, खतरनाक एकदम। चलो अब मान लो एक आइडियल गैस या तो एक्सपैंड कर रही है, कंप्रेस कर रही है, बट इरिवर्सिबली,
यहां पर जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो रहा है वो कैसी कंडीशन में हो रहा है, इरिवर्सिबल कंडीशन में। अगेन हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं। यहां पर एक्सपेंशन और कंप्रेशन इरिवर्सिबल कंडीशंस दो तरीके की होती है। पहला केस, या तो आप इसे फ्री एक्सपेंशन बोल लो, या कुछ लोग इसे ऐसा बोलते हैं अंडर वैक्यूम। तो बेटा इस कंडीशन में जब गैस फ्रीली एक्सपैंड करती है, देखो मेरी बात सुनो, आप अभी YouTube पर मुझसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो अभी आप फ्री हो पढ़ने के लिए, आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। जब मन करेगा तब पढ़ोगे, खाना खाते खाते पढ़ोगे, सोते सोते पढ़ोगे, उठ के पढ़ोगे, बाथरूम में बैठ के पढ़ोगे, जहां तुम्हारी इच्छा होगी वहां बैठ के पढ़ोगे, गाड़ी में चलते चलते पढ़ लोगे, जब मन करेगा तब पढ़ लोगे। यू आर फ्री टू स्टडी। तो किसी प्रकार का कोई लोड, कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर आपको एक कोचिंग पे बैठ के पढ़ना होता तो वहां पर आपके जो मास्टर जी होते, पहली बात तो उनके बाल कटे हुए होते, उनकी दाढ़ी बनी हुई होती, फुल स्लीव्स का शर्ट पहने होते, थोड़ी सी तोंद होती है ना, चश्मा तो खेल लगाया होता ही, और बड़ी बोरिंग स्टाइल में तुमको पढ़ा दिए होते, और 3 से 6 की क्लास होती तो 3 से 6 में पढ़ना था। प्रेशर था, दबाव था। तो यहां पर भी आप सोचो ना, गैस कैसे एक्सपैंड कर रही है, फ्रीली, बिल्कुल आराम से, मतलब कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। अच्छा, प्रेशर भी कौन सा, यहां पर भी दो तरीके के प्रेशर है। जब आप पढ़ोगे तो एक आपके अंदर से प्रेशर आएगा, नहीं यार पढ़ना है, तो इंटरनल प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा हूं। कोचिंग का प्रेशर कि तू आया नहीं, पेरेंट्स का प्रेशर कि तू गया नहीं कोचिंग। लेकिन यहां पर तो क्या है, कोचिंग का तो कोई प्रेशर नहीं है। मम्मी पापा बोल रहे हैं यार बेचारा बच्चा रात को 1 बजे मोबाइल चला रहा, लगता है पढ़ रहा है, अरे वाह 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 वाह। तो यहां पर हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो जब फ्री एक्सपांशन होता है तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है आपके सिस्टम पर, यानी जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, भाई वैक्यूम में तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर होगा ही नहीं। तो यहां पर अगर आप वर्क डन का फॉर्मूला देखोगे तो इरिवर्सिबल कंडीशन में वर्क डन का फॉर्मूला होता है P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। अब क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है तो वॉल्यूम तो डेफिनेटली चेंज होगा। अगर चीज एक्सपैंड कर रही है तो अगर गैस का इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है तो V1 V2 से छोटा होगा और V2 बड़ा होगा। लेकिन यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो गया तो यहां पर तो वर्क डन ही 0 हो गया। सो देयर विल बी नो वर्क डन, देयर विल बी नो वर्क डन। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत? क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है और डेल्टा टी, या चलो dt लिख देते क्योंकि आपको बुक्स में dt मिलेगा, बच्चे फिर कंफ्यूज होते सर आपने ऐसा बनाया वैसा क्यों बनाया। जब dt 0 होगा तो भैया du भी 0 होगा, और जब du 0 होगा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि dh भी 0 होगा, यानी देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी, देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। और अगर इरिवर्सिबली वैक्यूम में गैस एक्सपैंड करे तो W भी 0 होगा। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट Q इज इक्वल टू, क्योंकि आप एक्सपैंड कर रहे हो तो एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्सपैंड कर रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आपका वर्क डन यहां पर 0 हो गया तो Q भी क्या हो जाएगा 0। अब अगर यहां पर गैस कंप्रेस भी हो रही है तो माइनस Q इज इक्वल टू W। लेकिन जब वर्क डन ही 0 है तो Q भी इस केस में भी 0 होगा, क्या माइनस और क्या प्लस। तो भैया यहां वाले केस में सब 0, यहां वाले केस में सब 0, सब 0, सब शाहरुख खान है यहां पर। जब तक जहां में मेरा नाम है जब तक मेरे नाम नहीं, जब तक मेरे नाम तू, वो वाला केस होगा यहां पर। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे गुलगुलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बड़ा इजी टास्क है ये, तो खुद से मन से ही आ जाएगा। मैं सोच रहा था कि इसको देख के पढ़ाऊंगा, सामने पेपर रखूंगा, लेकिन ये तो अपने आप ही आ गया। मतलब अगर आपको ये बेसिक बातें पता है तो अपने आप ही मन से आ जाएगा, अंदर तो उल्टी हो जाएगी। चलो क्लियर? क्या इसको रब कर सकता हूं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। चलिए बहुत कूल। मतलब अगर आपने एक आइडियल गैस को एक्सपैंड करा,
एक्सपेंशन, कंप्रेशन नहीं, एक्सपेंशन करा, क्योंकि अगर आप वैक्यूम में कंप्रेस तो कर ही नहीं सकते। एक बात और सोचो, वैक्यूम कंडीशन में आप किसी भी गैस को कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? सोचो, अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर नाम की कोई चीज ही नहीं है। वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो P एक्सटर्नल 0 हो गया, तो भैया गैस का कंप्रेशन तो वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है। वैक्यूम में सिर्फ गैस का एक्सपांशन ही पॉसिबल है। इसीलिए आपने सुना भी होगा, हमारा जो यूनिवर्स है, आपने सुना, वो एक्सपैंड कर रहा है। यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में वैक्यूम है। तो जो गैसेस वगैरह है, दे आर कीप ऑन एक्सपैंडिंग, उनको कोई कंप्रेस करने वाला है ही नहीं। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा केस, व्हेन एक्सपेंशन takes place in between, यानी वैक्यूम, वैसे इसकी हेडिंग क्या है? इसकी हेडिंग ये बोल रहा है दैट इंटरमीडिएट एक्सपेंशन, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं व्हेन एक्सपेंशन इज इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट का मतलब मैं बोल देता हूं, मतलब इंटरमीडिएट का मतलब अपन ये मान लो कि इनिशियल और फाइनल के बीच में। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? इनिशियल कुछ था और फाइनल कुछ है। तो डेफिनेटली यहां पर अपन देखेंगे, यानी यहां पर फ्री एक्सपांशन वाला केस नहीं है कि अगर एक्सपांडिंग चालू हुई तो वो होती रहेगी, आपको फाइनल वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर अपन देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला डेफिनेटली हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V। यह फॉर्मूला यहां पर यूज होगा, जहां पर आप डेल्टा V निकालने के लिए आप लोग यूज करेंगे V2 माइनस V1, वेयर V2 इज फाइनल वॉल्यूम एंड V1 इज इनिशियल वॉल्यूम, यानी आपकी गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना था और गैस का फाइनल वॉल्यूम कितना है। यहां पर पहली कंडीशन बनेगी, अगर V2 V1 से बड़ा है मतलब डेफिनेटली एक्सपांशन हुआ है, मतलब डेफिनेटली यहां पर क्या हुआ है? एक्सपेंशन हुआ है। तो V2 माइनस V1, जब आप यहां पर इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहां पर डेल्टा V का वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला डेफिनेटली बनेगा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, यानी आपका वर्क डन यहां पर क्या रहेगा? आपका वर्क डन यहां पर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहां पर क्या चल रहा है? एक्सपेंशन चल रहा है। वी ऑल नो दिस पॉइंट, ये पॉइंट हम लोग जानते हैं और इस पॉइंट के अंदर हमको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिस इज ब्रह्मास्त्र वीडियो, इसलिए इन बातों को मैं बार बार आपके साथ में रिवाइज करा रहा हूं। ये ऑलरेडी हम लोग एक बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर बता रहा हूं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? सेकेंड केस देख लेते हैं, व्हेन V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी इनिशियल वॉल्यूम फाइनल से बड़ा है। तो इनिशियल ज्यादा फाइनल कम, मतलब डेफिनेटली यहां पर क्या हुआ होगा? कंप्रेशन। जरा सोचो, यही हुआ होगा। सोचो जरा, सोचो मुझे क्या हुआ है? तो यहां पर डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि V2 छोटा है, V1 बड़ा है। 80 में से 100 गया तो माइनस में। तो यहां पर जब आप वर्क डन का फॉर्मूला होगा तो यहां पर हो जाएगा P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय माइनस डेल्टा V, क्योंकि यहां पर डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर हो जाएगा प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V, यानी यहां पर आपका जो वर्क डन है वो क्या हो गया? पॉजिटिव। समझ गए? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। तो क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? क्या ये सारे पॉइंट्स मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है? देख लो इसके अंदर एक बार, क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब यहां पर तो वही, अच्छा पहले इतना नोट कर लो, चलो नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन दोनों ही केसेस में, क्योंकि अगेन आप आइसोथर्मल चल रहे हो, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इन बोथ द केसेस जब dt 0 होता है तो du भी 0 होता है, और du 0 होता है तो dh भी 0 होता है, क्योंकि h इज इक्वल टू u प्लस आर टी, और t भी यहां पर 0 है और u भी 0 है। लेकिन यहां पर जो वर्क डन होगा वो डेफिनेटली माइनस क्यू के बराबर होगा। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज देखी।
तो अगर आप यहां पर भी वही कंडीशन फॉलो होगी, अगर वर्क डन पॉजिटिव है जैसे यहां पर, तो यहां पर Q नेगेटिव होगा, और अगर यहां पर आपका वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन नेगेटिव है, तो Q आपका यहां पर पॉजिटिव होगा, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हीट क्या होगी, अब्सॉर्ब, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो हीट क्या होगी, रिलीज। दैट्स इट, बहुत इजी पॉइंट है, आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, ये थोड़ी देर पहले मैंने समझा दिया है जब ये सब समझा रहा था, स्क्रीनशॉट ले लो जरा। ठीक बच्चों, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्नो, ठीक है। चलो अब यहां पर हम लोगों ने आइसोथर्मल के अंदर इतनी सारी कंडीशंस पढ़ी, एक लास्ट कंडीशन बचती है, फिर हमारा आइसोथर्मल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा कि अगर आपका एक आइडियल गैस एक्सपैंड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो क्या क्या चीजों पे चेंजेस आएगा। नाउ अगर ये एक्सपेंशन कभी रिवर्सिबली हो रहा हो, तो कभी एक्सपेंशन रिवर्सिबल हो रहा हो, तो देखो फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक गैस है, आपने इसको फॉर एग्जांपल एक्सपैंड करा, चलो अभी हम कंप्रेशन छोड़ देते हैं, अभी अपन एक्सपेंशन देखते हैं। तो बेटा एक्सपेंशन के वक्त क्या होगा, जब वॉल्यूम V1 होगा, तो एक्सपेंशन के वक्त इसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा। अब जब गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, तो गैस के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर भी बढ़ता है, और यहां पर प्रेशर P1 होगा, और जब आप इसको वापस A से B ले जाएंगे, जब आप इसको वापस A से B ले जाएंगे, तो अब आप B से A का यहां पर कंप्रेशन कर रहे हो, मतलब आप वॉल्यूम कम कर रहे हो और प्रेशर भी कम कर रहे हो। तो यहां वाले केस में वॉल्यूम तो वेरिएबल है, यहां वाले केस में वॉल्यूम तो वेरिएबल है, साथ ही साथ प्रेशर इज ऑल्सो वेरिएबल। यहां पर प्रेशर इज ऑल्सो व्हाट, वेरिएबल, यानी यहां पर हम लोगों को यह चीज क्लियरली विजिबल है कि यहां पर प्रेशर के अंदर भी बदलाव आ रहा है, प्रेशर के अंदर भी चेंजेस आ रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे जरा देखो, तो यहां पर हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला वापस से लिखेंगे, दैट इज -P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय dV, -P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय dV। नाउ यहां पर मैं अगर रिवर्सिबल कंडीशन की बात कर रहा हूं और आइडियल गैस की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास में आइडियल गैस की एक इक्वेशन बनती है, दैट PV इज इक्वल टू nRT एंड P इज इक्वल टू nRT बाय V। तो क्यों ना हम लोग इस P एक्सटर्नल की जगह ये P की वैल्यू रख दें, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस, और यहां पर आइडियल गैस रिवर्सिबल है, मतलब प्रेशर लगातार चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो कोई एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल नहीं मानना है। तो यहां पर P की जगह आप ये वैल्यू रख दो, तो वर्क डन हो जाएगा -nRT बाय V, या एक काम करो nRT ऐसा लिखते हैं, nRT मल्टीप्लाई बाय dV अपॉन V। तो देखो वॉल्यूम वॉल्यूम टर्म आ गई, इंटीग्रेशन कर दो। जब आप इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन करोगे तो कहां से कहां करोगे आप यहां से करेंगे वॉल्यूम V1 से V2। आप क्या करोगे, वॉल्यूम V1 से V2 इसका इंटीग्रेशन करोगे। सर इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है बेटा, क्योंकि यहां पर अपने पास में वॉल्यूम भी वेरिएबल है, इसलिए हमको इसका इस प्रकार इंटीग्रेशन करना होगा। अब यहां पर आप देखो W इज इक्वल टू NR और T यहां पर कांस्टेंट है, nRT यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, आइसोथर्मल दैट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको बोल दिया जाए दैट एट 300 केल्विन्स आइडियल गैस एक्सपांड, आपको क्या बोल दिया जाए कि एक 300 केल्विन पर आइडियल गैस एक्सपांड हुई। तो अब जो टेम्परेचर यहां था 300 केल्विन, वही टेम्परेचर यहां पर भी रहेगा, मतलब T भी यहां पर कांस्टेंट हो गया। तो यहां पर मैं -nRT बाहर निकाल लेता हूं, और यहां पर इंटीग्रेशन सिर्फ करूंगा dV बाय V का, फ्रॉम V1 टू V2। सो W इज इक्वल टू -nRT log बेस E V2 अपॉन V1। अब अगर आप चाहें तो आप यहां पर फॉर 1 मोल, अगर आप इस चीज को फॉर 1 मोल करते हैं तो n की वैल्यू 1 मान लो, तो ये n भी हटा दो। सो W इज इक्वल टू, और log बेस 10 में अगर आपको कन्वर्ट करना है, मैं यहां लिख देता हूं, अगर आपको log बेस E को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है
तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा तो लॉग बेस 10 हो जाएगा। तो यहां पर माइनस होने की वजह से -2.303 लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1। तो ये आपके वर्क डन का फॉर्मूला हो गया इन रिवर्सिबल कंडीशन। वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब सिस्टम एक्सपैंड करेगा। अगर सिस्टम कंप्रेस करवाना हो तो बस क्या करना है, W की वैल्यू पॉजिटिव कर दो, बस साइन चेंज कर दो, दुनिया बदल जाएगी तुम्हारी। ठीक है मेरे प्यारे गुलगुलो, ठीक है। अच्छा अब एक बात समझो, जैसे मान लो एक आइडियल गैस है P1 V1 अपॉन T1, अब ये एक्सपैंड हो गई तो प्रेशर P2 V2 और T2 हो गया। अब एक काम करो, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको हटा दो, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि बस P1 V1 हो रहा है और P2 V2 हो रहा है। तो एक काम करो, P1 के नीचे लिख दो P2 और V2 के नीचे लिख दो V1। अब यहां से क्या अक्कल काम में आई, V2 अपॉन V1 ये रहा, तो V2 किसके बराबर है, P1 के, और V1 किसके बराबर है, P2 के। तो आप इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 लॉग बेस 10, V2 की जगह आ जाएगा P1 और V1 की जगह आ जाएगा P2। आप ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हो। एंड W इज इक्वल टू पॉजिटिव लिख दोगे 2.303 लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2। तो ऊपर वाली वैल्यू एक्सपेंशन के लिए और नीचे वाली कंप्रेशन के लिए हो जाएगी। क्या ये वैल्यूज क्लियर है? क्या ये वाले इक्वेशंस क्लियर है? ये हम फिर से डिराइव कर लिए, वैसे इनको डिराइव करने की जरूरत नहीं थी बट हमने एक बार फिर से इनको डिराइव कर लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जरा इसका, वैसे लिखवा चुका हूं, वैसे आप लोगों को मैं करवा चुका हूं बट अगेन आई रिपीट, ब्रह्मास्त्र वीडियो हर चीज फिर से पढ़ानी पड़ती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, ताकि उनके दिमाग पे कोई बुरा असर ना पड़े। चलो अब एक बात और समझ लेते हैं कि सर इस कंडीशन में, चलो हम लोगों ने वर्क डन निकाल लिया, हम लोगों ने वर्क डन निकाल लिया, लेकिन आइसोथर्मल कंडीशन में तो dt यहां पर क्या होगा, 0, तो नो डाउट du भी होगा 0 एंड नो डाउट dh भी होगा 0। बस यहां पर क्या होगा, q शुड बी इक्वल टू -w और W शुड बी इक्वल टू -q, यानी जब एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव, एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव। तो अगर मान लीजिए आपका यहां पर वर्क डन पॉजिटिव है, अगर आपका यहां पर वर्क डन नेगेटिव है, यानी कि -2.303 लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1, अगर आप यहां पर नेगेटिव लिख रहे हो तो इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू +q, इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू +q, क्योंकि आपका वर्क डन यहां पर क्या है, नेगेटिव, तो आपको जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आपका यहां पर आंसर आपको -q चाहिए तो यहां पर आपको +2.303 लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1 लगाना पड़ेगा। तो एक ही बात है, माइनस फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो गाइस प्यारे बच्चों, ये था आपका टोटल बात, ओवरऑल कंप्लीट बात आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए। अब हम लोग इतना नोट करने के बाद सेकेंड कंडीशन पे चलेंगे, दैट इज एडायबैटिक। एडायबैटिक के अंदर देयर विल बी नो चेंज या नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यहां पर किसी भी प्रकार का हीट में एक्सचेंज नहीं होगा। और अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट की तरफ चल रहे, तो पहले जरा इतना नोट कर लो, फिर आगे ट्रिकी बात थोड़ी देर से करेंगे। पहले इसका जरा स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। अरे मेरे प्यारे गुलगुलो, हो गया क्या? चलो बहुत बढ़िया। तो गाइज आप लोग के सामने अब अगर आइसोथर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसकी धज्जियां उखेड़ सकते हो। हम इस वीडियो के बाद डेफिनेटली न्यूमेरिकल का एक वीडियो बनाएंगे और न्यूमेरिकल करके देखेंगे अलग अलग टाइप के। उसके बाद यू विल फील कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ठीक है, आगे बढ़े। नाउ सेकेंड केस, इन एडायबेटिक प्रोसेस, यानी अब आपके पास में एक ऐसी कंडीशंस है जब आपकी आइडियल गैस एक्सपांड हो
या कंप्रेस हो, लेकिन कब? जब एडियाबैटिक कंडीशंस हो, मतलब यहां पर हीट एक्सचेंज नहीं होगा। व्हाट इज एडियाबैटिक कंडीशन? व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी यहां पर किसी भी प्रकार का हीट के अंदर कोई एक्सचेंज नहीं होगा। दैट मीन्स Q विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि जब Q 0 है तो अब हम लोग Q, W, डेल्टा U एंड डेल्टा H के लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। चलो, क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ? कि डेल्टा U, एक काम करते हैं हम लोग हर जगह, क्योंकि du निकाल रहे हैं वेरी स्मॉल चेंजेस के लिए, तो हम लोग सब जानते हैं दैट du इज इक्वल टू Q प्लस W अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन यहां पर तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो Q की वैल्यू 0 रहेगी। तो अब प्यारे बच्चों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल डिपेंड ऑन वर्क डन। वेरी गुड। तो जब एडियाबैटिक कंडीशंस होगी तो किसी भी आइडियल गैस का जो वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब यहां पर आपका वर्क डन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा फॉर चेंज। काय के लिए? चेंज के लिए। किसमें? इंटरनल एनर्जी में। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने जब आइसोथर्मल कंडीशंस पढ़ी थी तब वर्क डन और हीट एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे, लेकिन यहां वाली कंडीशन में अब हीट 0 हो गया। अब आपका वर्क डन किसके साथ रिलेशन में आ गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। अब यहां पर एक बात देखो, व्हेन W इज पॉजिटिव, जब वर्क डन पॉजिटिव होगा यानी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये बात तो हम लोग सब समझ ही गए हैं भैया। वर्क डन के ऊपर अगर पॉजिटिव साइन आएगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जब W पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है du भी क्या होगा? पॉजिटिव। अब एक बात समझो, क्या मैं du का फॉर्मूला यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा नहीं लिख सकता U2 माइनस U1, जहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि U2 आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी है और U1 आपकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। जब कभी भी du की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जब कभी भी du की वैल्यू पॉजिटिव होगी, du की वैल्यू जब कभी भी पॉजिटिव होगी, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि फाइनल जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल इंटरनल एनर्जी से ज्यादा होगी। मतलब प्रोसेस की शुरुआत में इंटरनल एनर्जी कम थी, बाद में इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, तो हम लोग बोलेंगे du पॉजिटिव होने का मतलब है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। क्या ये बात समझ गए आप लोग? यानी जब कभी भी आपके du यानी कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, यानी व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। नो डाउट इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। क्या मैं इस बात को एक बार फिर से समझाऊं? मुझे नहीं लगता इसको समझाने की जरूरत है। वर्क डन जब भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं du इज इक्वल टू W, दोनों का साइन कन्वेंशन सेम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जब वर्क डन पॉजिटिव होगा, डेल्टा U भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव डेल्टा U या पॉजिटिव du का मतलब होता है बढ़ना। क्यों? क्योंकि फाइनल वैल्यू इनिशियल से ज्यादा बढ़ी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। फाइनल वैल्यू बड़ी होने का मतलब है चीज बढ़ी, इनिशियल से फाइनल जाते वक्त चीज बढ़ गई, मतलब इंटरनल एनर्जी डेफिनेटली बढ़ गई। तो जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। मैं यहां पर एक बार आप लोगों के लिख देता हूं, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, डेल्टा U या du इंक्रीजेस, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने क्या समझाया था? किसी भी गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको मेजर करने का तरीका मेरे पास में टेम्परेचर ही होता है।
भाई इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी में अगर कुछ चेंज आया है तो वो मैं टेम्परेचर के हिसाब से देख पाऊंगा कि अगर शुरुआत में इंटरनल एनर्जी कम थी तो टेम्परेचर कम होगा, बाद में इंटरनल एनर्जी बढ़ गई मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, तो देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। तो जब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो नो डाउट, सो इफ du इंक्रीजेस डेफिनेटली dt भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और अगर dt इंक्रीज कर रहा है तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर गैस गर्म हो रही है, यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर कूलिंग नहीं हो रही है, यहां पर हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस यू विल ऑब्जर्व अ हीटिंग इफेक्ट, यानी आपकी गैस गर्म होने लगेगी। आपकी गैस क्या होने लगेगी, आपकी गैस आपको गर्म होती हुई दिखाई देगी, आपको दिखेगा हीटिंग हो रही है। भले प्रोसेस एडायबेटिक हो, एडायबेटिक का मतलब होता है कि अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी और बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि अंदर हीट कांस्टेंट रहेगी। अंदर की हीट तो बढ़ने लगेगी ना मेरे प्यारे बच्चों, तो अंदर की हीट बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में गया कि नहीं? यानी जब आप सिस्टम के ऊपर या गैस के ऊपर वर्क करोगे, यानी व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर बराबर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, तो हीटिंग इफेक्ट दिखेगा। और ये सब कब होगा? व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी गैस क्या हो रही हो, कंप्रेस। यस, वेरी गुड। यानी जब आपकी गैस कंप्रेस होगी तब आपको ये चीज देखने को मिलेगी। पॉइंट नोट कर लीजिए, जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लो। मैं फिर इसको पूरा लिखवाने के बाद एक बार वापस से और लिखवा दूंगा, दोनों पॉइंट्स लिखवा दूंगा, बट पहले जरा इतना लिख लो। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी प्यारे बच्चों? ठीक है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए अगर आपका वर्क डन हो गया नेगेटिव, यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम को वर्क करना पड़ रहा है, तो ये कंडीशन तो तभी देखी जा सकती है जब सिस्टम एक्सपैंडिंग मोड में हो, जब सिस्टम एक्सपैंड करे, जब सिस्टम बढ़े। तो क्या होगा, अंदर की गैस को एक्सटर्नल प्रेशर पर एक अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको धकेलना पड़ेगा, उसको ऊपर की तरफ भेजना पड़ेगा, यानी कि उसको वर्क करना पड़ेगा। तो जब वर्क डन नेगेटिव होगा, यानी जब वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो du भी नेगेटिव हो जाएगा। अब du नेगेटिव कब होगा? अब du नेगेटिव तब होगा जब इनिशियल की वैल्यू कम हो, नहीं, इनिशियल की वैल्यू ज्यादा हो, फाइनल की वैल्यू कम हो। और du का नेगेटिव साइन का मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। तो व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, du और डेल्टा u डिक्रीजेस। और हम लोग सब जानते हैं कि डेल्टा u या du अगर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब अब यहां पर गैस गर्म नहीं होगी, अब यहां पर गैस कैसी हो जाएगी, कूलिंग ऑफ गैस इज ऑब्जर्व्ड। यानी आपकी आइडियल गैस क्या हो जाएगी, कूल। कब? जब एक्सपैंड होगी। जब गैस एक्सपैंड होगी तो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? शायद इसीलिए जब आप लोग हाइट पर जाना चालू करते हो, जब आप पहाड़ियों पर जाना चालू करते हो और बहुत ऊंचाई पर चले जाते हो, आपको ठंडक फील होती है। कारण हाइट्स पर प्रेशर कम होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, यानी पी एक्सटर्नल कम होगा। तो आपकी गैस को एक्सपैंड करना पड़ेगा, आपकी गैस कम वर्क करेगी और इजीली एक्सपैंड हो जाएगी। तो जब गैस एक्सपैंड होगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि गैस को एक्सपैंड करने में वर्क डन करना पड़ रहा है। तो जब वो वर्क डन करेगी, एक्सपैंड होगी, तो डेल्टा यू या डी यू कम होगा, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब है कि उसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो मतलब गैस ठंडी हो जाएगी। तो आप जितना ऊंचाई पर जाओगे गैस उतनी ठंडी होती जाएगी। ठीक है, तो इसका जरा एक बार स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो ताकि यहां पर मैं आपको पॉइंट लिखवा सकूं, ताकि आपको मैं यहां पर एक पॉइंट लिखवा सकूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? चलिए बहुत बढ़िया।
तो इतना पॉइंट समझ लेने के बाद आप लोगों को du वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। नाउ गाइस यू विल बी वेरी इजीली अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि ये मैंने क्या लिखा था। तो अब आपको यहां पर q पता चल गया, w और du का रिलेशन मिल गया, अब बस बचा dh। तो चलो जरा dh की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या आपको हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो गाइज आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, और ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। ये मैंने पूरा वहां पर डिराइव करके बताया था, यहां पर मैं डिराइव नहीं करूंगा, बस डायरेक्टली लिखूंगा दैट इज du बाय dt। तो मैं इसको रीअरेंज कर लूं, तो रीअरेंज करके कैसा दिखेगा ये, मैं इसको रीअरेंज करके यही मिटा के लिख रहा हूं, ठीक है? तो इट विल बिकम du इज इक्वल टू cv मल्टीप्लाई बाय dt। ये आपके हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है? कोई दिक्कत यहां पर? नाउ अकॉर्डिंग टू इंथैल्पी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान लो, हम इंथैल्पी का फॉर्मूला जानते ही है, dh इज इक्वल टू du प्लस d मल्टीप्लाई बाय pv। ये इंथैल्पी पे हम लोगों ने पढ़ाई था। अब प्यारे बच्चों, क्योंकि हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, सो फॉर n मोल्स ऑफ आइडियल गैस, हम क्या कर रहे हैं, n मोल्स ऑफ आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। सो pv इज इक्वल टू nRT, है ना? pv इज इक्वल टू nRT। तो एक काम करो, pv की जगह nRT रख दो, तो ये बन जाएगा dh इज इक्वल टू du प्लस n और r कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, उसका आपको वेरी स्मॉल वैल्यू लेने की कोई जरूरत होती नहीं है, ये बन जाएगा आपका dt। सो dh इज इक्वल टू du प्लस nr dt। अब एक काम करो, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों की, ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू है ना, du की वैल्यू cv मल्टीप्लाई बाय dt, उसको इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू को आपने क्या करा, 2 के अंदर रख दिया, तो dh बन जाएगा cv मल्टीप्लाई बाय dt प्लस nr dt। सो ये हम लोगों ने वैल्यूज रख दी, दैट इज dh इज इक्वल टू cv मल्टीप्लाई बाय dt प्लस nr dt। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं n मोल्स यहां पर स्पेसिफाई किया हूं, यहां पर भी मुझे n मोल्स से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप हीट कैपेसिटी निकाल रहे हो n मोल्स के लिए, अगर यहां पर 1 होता है तो कुछ रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहां पर 2, 3, 4, 5, 0.1, 0.2 होता है तो आपको यहां पर भी n स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो ये n यहां पर भी आ जाएगा, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आप यहां पर देखो, n दोनों में कॉमन है, सो dh इज इक्वल टू n तो निकल गया कॉमन, और यहां पर dt कॉमन है तो यहां पर निकल गया dt। तो n और dt कॉमन निकल गया, लेकिन ये r और cv कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा cv प्लस r। ये कुछ इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब मेरे प्यारे गुलगुलो, मेरे प्यारे बुलबुलो, मैं आपको पिछले वीडियो में एक बात सिखा चुका हूं, दैट cp माइनस cv इज इक्वल टू r, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू r। यहां पर r आप आइडियल गैस कांस्टेंट बोल सकते हो, या आप इसे बोल सकते हो वर्क डन बाय द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन ऑर्डर टू एक्सपैंड और इन ऑर्डर टू कंप्रेस। तो यहां पर Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस CV। R प्लस CV को क्या मैं यहां पे Cp नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर फाइनली ये हो जाएगा dH इज इक्वल टू NCP मल्टीप्लाई बाय dt। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया चेंज इन इंथैल्पी का। चेंज इन इंथैल्पी का कब? जब आपकी गैस एक्सपैंड हो रही हो या कंप्रेस हो रही हो, डिपेंड करेगा वो W पर। अगर W नेगेटिव है तो गैस क्या हो रही होगी, एक्सपैंड। गैस एक्सपैंड हो रही है
तो डेल्टा यू की वैल्यू नहीं, हाँ डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, गैस कूल हो रही है। लेकिन अगर डेल्टा या मैं कहूँ डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो डी यू भी पॉजिटिव, डी यू पॉजिटिव मतलब गैस एक्सपैंड नहीं, अब गैस हीट हो रही है क्योंकि गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो डी यू से आपको या डब्ल्यू से आपको प्लस माइनस से पता चल जाएगा कि गैस एक्सपैंड हो रही है, कूल हो रही है। लेकिन उस गैस के लिए अगर आपको इंथैल्पी चेंज निकालना है तो आपको हीट कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय उस आइडियल गैस के कितने मोल्स हैं, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका काम चकाचक चकाचक हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों का बात, ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों की बहुत अच्छे वाली बात। अब आप लोगों को W, Q, DU और DH सारे फंडे क्लियर हो गए। कब? जब कंडीशन एडियाबैटिक हो, किसी प्रकार का हीट एक्सचेंज ना हो रहा हो। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों, टेक द स्क्रीनशॉट फटाफट से, फट से हेडशॉट नहीं, फट से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, पबजी बैन हो गया, जल्दी से लिखो।